जंगल और उसके आसपास के गांवों में इस साल गर्मी ने अपना ऐसा कहर बरपाया था कि परिंदे भी आसमान में उड़ते उड़ते बेहोश हो रहे थे। इसी जंगल के किनारे रामू का गरीब परिवार रहता था। गरीबी उनकी नियति थी और तपती गर्मी उनका सबसे बड़ा दुश्मन। दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा तो दम घुट रहा है। ये पंखा तो मानो आग उगल रहा है। काश हमारे पास भी बड़े लोगों जैसा एक एसी होता, तो हम भी चैन की नींद सो पाते। तभी अचानक पंखे से चिंगारी निकलती है और जोर की आवाज के साथ धड़ाम, पंखा झलकर बंद हो जाता है। आवाज सुनकर माता पिता घबराकर उठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? क्या टूट गया? माँ, हमारा इकलौता पंखा दिन रात लगातार चलने की वजह से इसकी मोटर जल गई। अब तो ये बिल्कुल कबाड़ हो गया है। बापू, अब हम कैसे सोएंगे? बिना पंखे के तो जान ही निकल जाएगी। बापू, क्यों ना हम भी एक एसी खरीद लें? एसी ले ले, पैसे क्या आसमान से टपकेंगे। 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से जुट पा रही है और तुझे एसी की पड़ी है। हम गरीब हैं लाडू, बड़े सपने देखना हमारे लिए पाप है। चुपचाप सो जा। लाडो सहम कर लेट गई। उस रात बिना पंखे के पसीने में नहाए हुए पूरा परिवार बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। बापू, आज आप और माँ खेत पर मत जाइए। रात भर आप सो नहीं पाए हैं। धूप बहुत तेज है, कुछ और काम ढूंढ लेंगे। और काम कहाँ मिलेगा बेटी, हम गरीब क्या करें। अगर कालू सेठ के खेत नहीं गए तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा। हमें जाना ही होगा। खेत में रामू और शांति चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं। धूप से दोनों का बुरा हाल हो गया था। ए रामू, हाथ जल्दी जल्दी चला, कामचोर कहीं के। मैं तुम्हें आराम करने के पैसे नहीं देता। सूरज ढलने से पहले ये पूरा हिस्सा साफ होना चाहिए, समझे? जी सेठ जी, कर रहे हैं, बस थोड़ी प्यास लगी थी। प्यास तो ऐसे लग रही है जैसे महल से आए हो। काम करो चुपचाप। शाम के समय काम खत्म होने पर रामू और शांति पैसे लेने सेठ के पास आते हैं। वह अपने आलीशान घर में एसी के मजे ले रहा था। सेठ जी, आज की हमारी मजदूरी। ये लो 500 रुपए, और कल समय से पहले आ जाना, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। भागो यहाँ से। रामू वो 500 रुपये आकर रीमा को दे देता था। रीमा बड़ी समझदार थी। वह घर का खर्च चलाकर किसी तरह थोड़े थोड़े पैसे एक मिट्टी की गुल्लक में बचा रही थी, ताकि अपनी छोटी बहन के लिए एक पंखा ला सके। लेकिन लाडो की ऐसी की जिद ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। 1, 2, 500, कुल 1200 रुपये है। लाडो कह रही थी एसी के लिए। इतने में तो कोई नया एसी नहीं आएगा। शायद कबाड़ी बाजार में कोई पुराना एसी मिल जाए। रीमा बाजार में एक कबाड़ी वाले की दुकान पर जाती है। रीमा को देखकर मन ही मन सोचता है, ये लड़की बहुत भोली लग रही है। आज अपने इस खराब एसी को ऊंचे दाम पर टिका देता हूँ। आओ बहन, क्या चाहिए? काका, क्या आपके पास कोई सस्ता एसी है? हमारे घर में बहुत गर्मी है। ये लो, एकदम बढ़िया कंडीशन का एसी है, कश्मीर जैसी ठंडी हवा देता है। वैसे तो मैं इसे 2000 में बेचता, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 1500 रुपए। मेरे पास तो सिर्फ 1200 रुपए है भैया, क्या आप इतने में दे देंगे? चलो, तुम भी क्या याद करोगी, दे दो 1200 रुपए और ले जाओ इसे। रीमा खुशी खुशी एसी लेकर घर आती है। हुर्रे! दीदी एसी ले आई, अब हम ठंडी हवा में सोएंगे। सब सांस रोककर इंतजार करते हैं, लेकिन एसी से भयंकर बदबूदार और गर्म हवा निकलने लगती है। फिर वह खड़खड़ करके बंद हो जाता है। ये क्या ले आई तू? ये कबाड़ है, पैसे बर्बाद कर दिए। इससे अच्छा तो एक नया पंखा आ जाता। अकल नहीं है तुझ में? जा, अब इसे वापस देकर आ। माँ, वो कबाड़ी वाला अब इसे वापस नहीं लेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस लाडो को खुश करना चाहती थी। रीमा रोते हुए घर के बाहर आती है, जहाँ एक बहुत पुराना पेड़ था। बचपन में रीमा ने ही इस पेड़ को लगाया था और सींचा था। मेरे दोस्त, मैं क्या करूँ? मेरे सारे पैसे डूब गए। बापू ने इतनी मेहनत से कमाए थे। लाडो गर्मी से तड़प रही है। मैं बहुत बुरी हूँ। काश कोई चमत्कार हो जाए। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है। पेड़ के पत्तों से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और एक भारी
लेकिन बहुत ही शांत आवाज गूंजती है। रो मत मेरी बच्ची, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। तुमने बचपन से मेरी निस्वार्थ सेवा की है, मुझे पानी दिया है। आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ, वो खराब एसी यहाँ मेरे पास लेकर आओ। रीमा हैरान और डरी हुई घर से वो भारी एसी सिर पर रखकर लाती है। पेड़ जादुई रोशनी उस एसी पर डालता है। देखते ही देखते वह लोहे का खराब एसी एक जादुई हरी घास और चमकती बेलों से बने खूबसूरत एसी में बदल जाता है। ये कोई साधारण एसी नहीं है रीमा, ये प्रकृति का जादुई घास वाला एसी है। ये न केवल तुम्हारे घर को बर्फ सा ठंडा करेगा, बल्कि तुम सच्चे मन से इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगा। अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। रीमा उस जादुई घास के एसी को कमरे में लाती है। बिना बिजली के ही जैसे ही वह उसे रखती है, कमरे में फूलों की महक वाली बर्फीली हवा फैलने लगती है। ओह दीदी, इतनी ठंड! ये तो सच में कश्मीर लग रहा है। ये घास वाला एसी कहाँ से आया? नमस्ते परिवार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे भगवान, ये ये मशीन मशीन बोलती है। बोलती है। बापू, ये मेरे बचपन के पेड़ का आशीर्वाद है। इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। रीमा सही कह रही है। क्या आपको कुछ चाहिए? क्या तुम हमें कुछ पैसे दे सकते हो? बापू को कालू सेठ बहुत रुलाता है। जो आज्ञा छोटी मालकिन। एसी की जाली से ठंडी हवा के साथ 2000 के कड़क नोटों की बारिश होने लगती है। पूरा कमरा पैसों से भर जाता है। ये सचमुच एक चमत्कार है। अरे वाह, क्या तुम सोना भी निकाल सकते हो? मुझे सोने के सिक्के देखने हैं। इस बार एसी से हवा के झोंके के साथ खनखनाते हुए ढेर सारे चमचमाते सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे के गले लग जाता है। उस एक रात ने रामू के परिवार की किस्मत बदल दी। अगले ही दिन रामू ने कालू सेठ के मुंह पर उसके कर्ज के पैसे मारे और उसकी गुलामी हमेशा के लिए छोड़ दी। कालू सेठ अपना सा मुंह लेकर रह गया। बापू, आज शाम को गांव के उन मजदूरों को भी खाने पर बुलाया है जिनके पास काम नहीं है। बहुत अच्छा किया बेटी। ये दौलत हमें इसलिए नहीं मिली कि हम कालू सेठ की तरह जालिम बन जाएं, बल्कि इसलिए मिली है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। और दीदी, आज रात को हम फिर से अपने जादुई घास वाले एसी की हवा में वो परियों वाली कहानी सुनेंगे। अब वे न केवल खुद खुशी से रहते थे, बल्कि पूरे गांव के गरीबों की मदद भी करते थे। रात को जब वे सब सोने जाते, तो जादुई घास का एसी पूरे घर को सिर्फ ठंडी हवा से ही नहीं, बल्कि सुकून और प्यार की खुशबू से भी भर देता था। सच्चाई और दया का फल हमेशा मीठा होता है। घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और कमजोर पेड़ था, जिसकी एक सूखी डाली पर रीमा चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े का तिनकों से बना छोटा सा घर था। आज जंगल का मौसम बहुत खराब था। तेज आंधी और तूफान के कारण पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। ऐसे मौसम में रीमा चिड़िया अपने परिवार के लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी। हे भगवान, ये कैसा तूफान है! मैंने कितनी मुश्किल से ये सब्जी बनाई थी, लेकिन तेज हवा से सारी मिट्टी और कंकड़ खाने में गिर गए। अब मैं इन कंकड़ों को कैसे निकालूं? अरे बहू, इस सब्जी में तो अभी भी बहुत मिट्टी और कंकड़ हैं। हाँ, मेरे बूढ़े दांतों से तो ये चबाया ही नहीं जा रहा है। हाँ रीमा बेटी, खाना तो पूरा किरकिरा हो गया है, पर इसमें तेरी क्या गलती है? हमारा ये घर ही इतना कमजोर है कि हवा के हर झोंके के साथ छत से मिट्टी झड़कर नीचे गिरती है। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कमजोर कमाई की वजह से हम इस घर की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं। अब घर में दूसरा कुछ पकाने को भी नहीं बचा है। आज रात हम सब बस थोड़ा थोड़ा नमक पानी पीकर ही सो जाते हैं। कल मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा जिससे घर के अंदर हवा और धूल ना आ सके। उस रात वह गरीब परिवार भूखे पेट सिर्फ नमक पानी पीकर ही सो गया। तेज हवाओं के खौफ से किसी को रात भर ठीक से नींद नहीं आई। लो रीमा, मैंने इस खिड़की को इस प्लास्टिक की तरपाल से अच्छी तरह ढक दिया है। अब हवा और धूल सीधे अंदर नहीं आएगी। मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूं, तुम आराम से खाना बना लेना। ठीक है जी, आप संभल के जाना। टुन्नू के जाने के कुछ देर बाद ही मौसम ने फिर से करवट ली। कल से भी भयंकर तूफान शुरू हो गया। तरपाल हवा के जोर से उड़ गई और फिर से धूल मिट्टी उड़कर
रीमा के गूंथे हुए आटे में गिर गई। हे ईश्वर, ये मेरी कैसी परीक्षा है। सारा आटा खराब हो गया और घर में अब एक दाना भी नहीं है। मेरे सास ससुर कल रात से भूखे हैं, मुझे कुछ करना होगा। हरियाली बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा आटा उधार दे सकती हो? तूफान ने मेरा सारा आटा खराब कर दिया है। टुन्नू जब शाम को पैसे लाएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अरे रीमा बहन, इसमें पूछने की क्या बात है? पड़ोसियों का तो काम ही है एक दूसरे के काम आना। ये लो थोड़ा सा आटा, तुम जल्दी से जाकर अपने परिवार को खाना खिलाओ। माँ जी, पिताजी, ये लीजिए 2-2 रोटियाँ। टन्नू जी, आप भी दिन भर थक कर आए हैं, ये 2 रोटियाँ आप खा लीजिए। और तेरे लिए क्या है बेटी? तूने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं। कल रात भी तू भूखी सोई थी। तू मेरी ये एक रोटी ले ले। नहीं माँ जी, आप बूढ़ी हैं, आपको खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पानी पी लूँगी। हम कब तक ऐसे जिएंगे रीमा? हमारा घर इस तूफान को ज्यादा दिन नहीं झेल पाएगा। कल मैं अपने कालू सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाऊंगा। हम अपने घर को पक्का बनाएंगे। सेठ जी, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। क्या आप मुझे घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे एडवांस दे सकते हैं? मैं दिन रात काम करके आपका कर्जा चुका दूंगा। एडवांस? अरे ओ भिखारी चिड़े, तूने काम ही कितना किया है जो तुझे एडवांस चाहिए? अगर ज्यादा पैसे पैसे किए तो तुझे काम से ही निकाल दूंगा। चुपचाप अपना काम कर। कालू सेठ की डांट सुनकर टुन्नू चुपचाप सिर झुकाकर काम पर लग गया। शाम को उसे जो दिहाड़ी मिली उससे वह केवल घर के लिए थोड़ा सा राशन ही खरीद पाया। जब वह घर पहुंचा तो रीमा खाना बना रही थी। तभी एक बहुत भयानक तूफान आता है। जोरदार गड़गड़ाहट होती है। बचाओ, घर की छत उड़ रही है। हवा के एक तेज झोंके से उनके कच्चे घर की पूरी छत उड़ जाती है। टुन्नू जी की अकेले की कमाई से हमारा घर कभी नहीं बन पाएगा। कालू सेठ भी बहुत जालिम है। कल से मुझे भी घर से बाहर निकलकर कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। मैं अपने परिवार को इस हाल में नहीं देख सकती। अगली सुबह रीमा काम की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्से में गई। वह जगह जगह भटक रही थी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। तभी उसे कंटीली झाड़ियों के पास से किसी के कराहने की आवाज आई। कोई मुझे बचाओ, मेरे पंख इन कांटों में बुरी तरह फंस गए हैं। रीमा चिड़िया तुरंत नीचे उतरती है और देखती है कि जंगल का सबसे अमीर व्यापारी कबूतर सेठ झाड़ियों में फंसा हुआ है। एक बड़ा सा सांप भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। घबराइए मत सेठ जी, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। रीमा अपनी पैनी चोंच से तेजी से उन कंटीली टहनियों को काटती है। सांप के पहुंचने से ठीक पहले वह कबूतर सेठ को आजाद कर देती है और दोनों उड़कर एक सुरक्षित पेड़ पर बैठ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम सही समय पर ना आती तो वो सांप मुझे खा जाता। बोलो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। सेठ जी, मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। कल रात हमारे घर की छत तूफान में उड़ गई। मेरे पति कालू कौवे के पास काम करते हैं, जो बहुत क्रूर है। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो कृपया मेरे पति को अपने यहाँ कोई अच्छा काम दे दीजिए। तुम्हारी ईमानदारी और अपने परिवार के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हारे पति टुन्नू मेरे सबसे बड़े गोदाम के मैनेजर होंगे। और घर बनवाने के लिए ये लो 20,000 रुपए का एडवांस। इसे तुम अपनी मेहनत का फल समझना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी दुनिया रोशन कर दी। रीमा खुशी खुशी घर लौटी और टुन्नू को सारी बात बताई। टुन्नू ने खुशी खुशी कबूतर सेठ के यहाँ काम शुरू कर दिया। उसकी अच्छी तनख्वाह की बदौलत कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही मजबूत और पक्का घर बना लिया। रीमा, अब बाहर बारिश हो या आंधी आए, हमारे घर में ना धूल मिट्टी आएगी और ना ही पानी की एक बूंद। ये सब हमारी बहू रीमा की मेहनत और हिम्मत का नतीजा है। ये तो हम सब की एकता का फल है माँ जी। जब परिवार एक साथ हो तो हर तूफान का सामना किया जा सकता है। और इस तरह रीमा चिड़िया के संघर्ष ने उसके परिवार के बुरे दिन खत्म कर दिए। अब वे सब अपने पक्के घर में खुशी खुशी और सुरक्षित जीवन बिताने लगे। ढलता हुआ सूरज जंगल को सुनहरे रंग में रंग रहा था।
दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रीमा चिड़िया थके हुए पंखों से अपने घोंसले की ओर उड़ रही थी। आज का दिन भी उसके लिए निराशाजनक ही रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे आज दाना पानी नहीं मिला। रीमा के चेहरे पर गहरी उदासी और चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, आज भी मेरे हाथ खाली है। मेरी 5 बच्चियां सुबह